तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग ने देखा था कि किसी भी मूविंग चार्ज पे, किसी भी मूविंग चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, तो वो होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड, स्पीड यानी वेलोसिटी ऑफ चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन वेलोसिटी यानी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल जिधर की तरफ मोशन करता है उन दोनों के डायरेक्शन के बीच का ये एंगल थीटा है। तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुका है। तो अब इसमें ये देखना है हमें कि अगर ये मैग्नेटिक फोर्स को अगर हम लोग देखें कि चार्ज पार्टिकल पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है इस चार्ज पार्टिकल पर, जब ये मूव करता है v वेलोसिटी से, तब उस पर जो फोर्स लगता है वो कितना फोर्स लगता है, और उसके रिफरेंस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन देना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पुटिंग q इक्वल टू 1 कर दें और v भी 1 कर दें और थीटा को यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री कर दें, 90 डिग्री, तो उस समय जो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आएगा, मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू आएगा Fm, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड b एंड मल्टीप्लाइड साइन 90 डिग्री 1, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा b, यानी मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड के इक्विवेलेंट है, न्यूमेरिकली मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है। कब? जब वह चार्ज जो मूव करता है वह चार्ज यूनिट हो और यूनिट वेलोसिटी से चल रहा हो और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा हो। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये चार्ज इधर की तरफ मूव करता है, तो उस समय इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के इक्विवेलेंट मानते हैं, प्रोवाइडेड कि उसका चार्ज का वैल्यू यूनिट हो, इकाई हो जाए। अगर हम SI में नापते तो 1 कूलम हो जाए, और अगर हम वेलोसिटी की बात करते कि यूनिट हो जाए, तो अगर इसको हम SI में मेज़रमेंट करते तो बोलेंगे इसको 1 मीटर पर सेकेंड। तो उस समय जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उस चार्ज पे, वो मैग्नेटिक फील्ड के इक्विवेलेंट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है न्यूमेरिकली वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है। कब ये इक्वल है? जब चार्ज यूनिट हो जाए और यूनिट वेलोसिटी से चल रहा हो, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका डायरेक्शन 90 यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन है विद रेफरेंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है उसके रेफरेंस में उसका डेफिनेशन है। अब आता है हमारा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा जो मोर कॉमन यूनिट है वो है आपका SI यूनिट, और कभी कभी हम लोग CGS यूनिट को भी लेते हैं। तो SI यूनिट को हम लोग ज़्यादा कॉमनली लेके चलते हैं। तो SI यूनिट में हम लोग उसको जो है टेस्ला कहते हैं। निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट है, उसी के नाम से इस यूनिट को हम लोग जानते हैं। तो इसके यूनिट को हम लोग पहले देख लेते हैं SI में। SI यूनिट में बहुत ज़्यादा नहीं है। SI यूनिट में हम लोग इस वैल्यू को पहले डिफाइन करते हैं, जो उसका फोर्स का फॉर्मूला है QVB साइन थीटा। अब यहाँ से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को अलग करना चाहेंगे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर अलग कर लें तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा B इक्वल टू Fm यानी मैग्नेटिक फोर्स अपॉन Q, उसके बाद आ जाएगा V एंड साइन थीटा। अगर यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम लोग इन वैल्यूज़ को यूनिट ले लेते हैं। अगर हमने कहा कि फोर्स अगर हमने 1 न्यूटन लिया, और यहाँ पे चार्ज अगर हमने 1 कूलम लिया, और वेलोसिटी को हमने कहा 1 मीटर पर सेकेंड, एंड साइन थीटा का कोई यूनिट होता नहीं है। तो अगर हम यूनिट इस तरह से लेते हैं और इसके बाद इधर जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होगा यानी B का,
इस यूनिट को हम लोग 1 टेस्ला कहेंगे। तो उस समय इस यूनिट को हम लोग 1 टेस्ला कहेंगे, क्योंकि हमने फोर्स का यूनिट एसआई में लिया है और चार्ज का भी यूनिट एसआई में लिया है और वेलोसिटी का भी, और इसका कोई यूनिट होता नहीं है। तो इस तरह से अगर हम यूँ कहें कि 1 टेस्ला इक्वल टू जो है वो हो गया 1/1 यानी 1, ये हो गया न्यूटन। उसके बाद ये कूलम को अगर हम ऊपर कर लें तो कूलम इन्वर्स हो जाएगा, और ये मीटर भी इन्वर्स हो जाएगा, और ये सेकंड ऊपर आ जाएगा अपने आप। तो 1 टेस्ला इक्वल टू हो जाता है 1 न्यूटन कूलम इन्वर्स मीटर इन्वर्स पर मीटर इन्वर्स सेकेंड। तो एक तो ये है कि कभी कभी हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी दे दिया जाता है कि 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, यानी आपको कुछ दिया हुआ रहेगा ऑप्शंस, उन ऑप्शंस में कहा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस तरह का एक ऑप्शन मान लेते आता है तो ये सही होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस वैल्यू को हम लोग इस तरह से भी रखते हैं, जिसे 1 टेस्ला है तो हमने कहा कि यहाँ 1 न्यूटन ऊपर में है, और ये जो 1 कूलम है तो कूलम और यहाँ 1 मीटर पर सेकंड, तो ये पर सेकंड के जो ये एस है, इस एस को यहाँ से डिस्प्लेस करके हम यहाँ लेके आते हैं 1 कूलम पर सेकंड में यहाँ लेके आ जाते हैं, सेकंड को यहाँ लेके आ जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ 1 मीटर रह जाएगा, यानी 1 ही हो जाएगा, सब सारा वैल्यू तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कूलम अपॉन सेकंड, यानी चार्ज अपॉन टाइम, ये करंट हो जाता है। तो अब ये करंट हो जाएगा एक तरह से, तो इस करंट को हम लोग क्या कहेंगे 1 एम्पियर कहेंगे। अगर इसको 1 न्यूटन ही रखते हैं अभी, तो यहाँ हो जाएगा 1 एम्पियर, 1 कूलम अपॉन सेकंड 1 एम्पियर, और यहाँ हो गया 1 मीटर। अब ये 1, अब ये न्यूटन आ गया, और एम्पियर्स को हम ऊपर ले जाते हैं तो एम्पियर इन्वर्स हो जाएगा, मीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि एक और इसमें रिलेशन यहाँ पे हम लोगों ने इस्टेब्लिश करा कि 1 टेस्ला इक्वल टू हो गया 1 न्यूटन एम्पियर इन्वर्स और मीटर इन्वर्स। तो एक आपका ये भी ऑप्शन आ गया, क्योंकि आज के डेट में ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर सेट किए जाते हैं, +2 में भी, यानी 12th के एग्ज़ाम में भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको कभी कभी सेट किया गया है, तो आप इसको देख सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये यूनिट हो गया, और यूनिट को हम लोगों ने कहा कि ये 2 तरह से हम इसको ये करते हैं, एक एसआई में और सीजीएस में। और आपको ये एसआई और सीजीएस दोनों में ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, दोनों यूनिट बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो अब एसआई के बाद अब हम लोग इसको सीजीएस में देखते हैं। तो सीजीएस में देखते हैं, तो इस सीजीएस में हम एसआई और सीजीएस के बीच का रिलेशन को ही यहाँ पे इस्टेब्लिश कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे उसको इस्टेब्लिश कर देते हैं, तो कोशिश करते हैं कि यहाँ से इसको हम लोग आगे की तरफ इसको यहाँ से डिलीट करने की बात कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि हमें सीजीएस यूनिट में चेंज करना है, सीजीएस यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने कहा कि अगर हमने ये सारे एसआई में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड को एसआई में हम लोग टेस्ला बोलते हैं। तो चलो अब इधर जो एसआई का वैल्यू है, इधर हमें इसको सीजीएस में कन्वर्ट करने हैं। तो यहाँ 1 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन फोर्स को अगर हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ डाइन होता है। तो ये 10⁵ डाइन हो गया सीजीएस में। उसके बाद ये 1 कूलम है, तो 1 कूलम को अगर हम चेंज करेंगे सीजीएस में तो एक कन्वर्जन है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बता रखा है। तो अगर हमारा जैसे 1 कूलम चार्ज है, ये एसआई में है, दिस इज इन एसआई, और इसको हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो 1 कूलम चार्ज को अगर सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो ये सीजीएस में 2 तरह के कन्वर्ट होता है, एक होता है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक होता है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहाँ पे सीजीएस और एसआई की जब बात कर रहे थे, तो अगर एसआई है तो वहाँ तो हमारा कूलम भी आ जाएगा। अगर सीजीएस की बात करते थे तो वो वहाँ पे आता था हमारा ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये होता था 3 × 10⁹, इसको बोलते थे ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये सीजीएस में आ गया। उसके बाद अगर फिर दूसरा सीजीएस इसका EMU, तो 1 कूलम हो जाता है 1/10 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और ये ध्यान रहे, ये दोनों ही यूनिट जो है सीजीएस का कहलाता है, ये दोनों ही यूनिट सीजीएस का कहलाता है।
तो कन्वर्जन याद रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे CGS हमें लेना है, तो CGS में कौन सा लें, ये लें या ये लें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये नहीं लेना है, ये लेना है, क्योंकि हमारा जो है टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रेफरेंस में यूनिट लेना है, और इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो 1 कूलम को अगर हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/10 EMU। और उसके बाद यहाँ पे इस वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं 1 मीटर को CGS में, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और टाइम का तो सेकेंड ही होता है। तो अगर इन वैल्यूज़ को, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर लें, अब बाकी वैल्यू चूँकि हमने CGS में कर दिया है, और CGS में इसको हम गॉस कहते हैं, तो एट ए टाइम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 0 यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, 1 0 रह जाता है, यहाँ से 10 पावर 5 है, और 1 0 अगर हम माइनस करते तो इसका 1 पावर घट जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ 10 है, तो जैसे यहाँ 10 पावर 5 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 पावर 4 लिख सकते हैं। 10 पावर 4 का मतलब 10 पावर 5, और नीचे यहाँ पे 10 आ गया। और बाकी ये सारे वैल्यूज़ को हमने CGS में रखा है, तो इसको मिला के हम लोग यहाँ पे गॉस कहते हैं, और सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल G लिखते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा 10 पावर 4 गॉस, यानी 1 टेस्ला इक्वल टू हो गया 10 पावर 4 गॉस। तो यहाँ पे टेस्ला यानी SI और गॉस यानी CGS के बीच का एक रिलेशन भी हो गया। तो इसमें हमें पढ़ना था उसका यूनिट, और यूनिट हमारा इतना आ गया। अब यूनिट के बाद हमें उसका देखना रहता है डायमेंशनल फार्मूला। तो बच्चों डायमेंशनल फार्मूला के लिए बहुत आसानी से आप इसका वैल्यू, डायमेंशनल फार्मूला का वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो। आई थिंक आप इसका सेल्फ प्रैक्टिस करके भी इसका वैल्यू निकाल सकते हो, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तो अगर इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करना है तो हम लोग यहीं से लेके चलते हैं। जैसे फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mLT पावर -2। उसके बाद चार्ज है, चार्ज का AT लिखते हैं हम लोग डायमेंशनल फार्मूला, और वेलोसिटी का होता है LT पावर -1, और साइन थीटा का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। अब B को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखने का मतलब है कि इस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला की बात करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन यहाँ कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ L और L यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ T है और T पावर -1 है। अगर इस -1 पावर को देखेंगे तो ये 1/T हो जाएगा, और ये T हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 1/T हो जाएगा और ये T दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बच रहा है वो m बच रहा है। उसके बाद यहाँ पे L कैंसिल हो गया, तो L को हम नहीं रखे हैं, तो हमने कहा कि L को 0 कर देते हैं। अब ये T अगर अप करते हैं तो ये T ऊपर चला जाएगा, तो T का पावर माइनस हो जाएगा 1 -2, और ये -1, तो T पावर -3 हो जाएगा। और उसके बाद रह गया A, और A को अगर हम ऊपर करते हैं तो A पावर -1 हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड का ये डायमेंशनल फार्मूला भी मिल गया। अब बच्चों इस रेफरेंस में कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपको किसी साइड में एक जगह नहीं मिलने वाला है, कहीं ये सारी वैल्यू आपको एक साथ नहीं मिलने वाला है। तो अब अगर ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा मिलेगा कि आपको कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में इस तरह की चीज़ आपको दिया हुआ होगा, इस तरह की चीज़ आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ को मैंने आपको इकट्ठा कर दिया, आपके लिए बहुत सुविधा होगा। तो आप आराम से ये सारी चीज़ को चाहो तो जब भी मैंने कहा कि जब भी आप मेरे क्लासेस के लिए बैठो तो आप पेन एंड पेपर लेके ज़रूर बैठो, और जो भी चीज़ मैं बताता हूँ आपको कोशिश ये करो कि वो सारी चीज़ों को आप नोट करो। तो इसमें पॉइंट्स को मैं यहाँ पे डील कर दिया हूँ, आप देख लो यहाँ पे। पहला पॉइंट इसमें है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग इतना होता है। दूसरा पॉइंट है चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट डज नॉट एक्सपीरियंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले वाले वीडियो मैंने डिक्लेयर किया है कि कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स नहीं लगता है, कोई फोर्स नहीं लगता है। चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड ओनली व्हेन इट मूव्स इन ऑब्लिक डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑब्लिक डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है तभी उस पर फोर्स लगेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर चलता है तो
किसी भी तरह से उस पर फोर्स नहीं लगेगा, उस पर फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स काम नहीं करेगा। तो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस कब करता है? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कब एक्सपीरियंस करता है? मैग्नेटिक फोर्स does not accelerate or decelerate the motion of charged particle, it only deflects the motion of charged particle। यानी मैग्नेटिक फोर्स अगर लग रहा है चार्ज पार्टिकल पे, तो चार्ज पार्टिकल के स्पीड को ना वो बढ़ा सकता है, ना उसकी स्पीड को वो कम कर सकता है, केवल उसके मोशन के डायरेक्शन को चेंज करता है। उसको बोलते हैं डिफ्लेक्ट्स द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट और इन मोशन एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल चाहे वो रेस्ट में रहे चाहे वो मोशन में रहे, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड और वेलोसिटी। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अगर है तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, आइदर इट इज एट रेस्ट, या अगर मूव करता है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी उसकी वेलोसिटी है, तो उस पर वो डिपेंड नहीं करता है कि कितना वेलोसिटी है, कितना उसका स्पीड है, किसी भी चीज़ पर उसका वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आते ही उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा लगेगा चार्ज पार्टिकल पर, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स सिर्फ मोशन ऑब्लिक करने पर तभी लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सिलरेट और रिटार्ड्स द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एक्सिलरेट करता है या रिटार्ड करता है चार्ज पार्टिकल के मोशन को। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की मोशन बढ़ सकती है, घट सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर इस तरह का काम कर सकता है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज जीरो। यानी मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो चार्ज पार्टिकल पर वर्क होता है वो वर्क जीरो होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर वर्क नहीं करता है, क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड है चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगाता है वो फोर्स का जो वैल्यू है वो इस तरह का होता है। इसको अगर हम लोग देख लें तो ये होता है V क्रॉस B। V क्रॉस B का मतलब होता है कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी। यानी जिस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है उस प्लेन के ये परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी फोर्स किसी भी तरह का काम नहीं कर सकता है। यानी वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ये जीरो होता है। इस तरह से कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है चार्ज पार्टिकल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, ये मैंने बता दिया। ये सारे पॉइंट्स आपको किसी एक साइड में एक जगह नहीं मिलने वाला है, और चूंकि आज के डेट में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, चाहे वो आपको 12th एग्जाम में हो या फिर नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो, तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको अक्सर आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आपने पेन एंड पेपर लेके बैठा है तो ये सारे पॉइंट्स को नोट्स कर लो, हो सके तो इसको पॉज करके इस सारे को नोट्स कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।